नमस्कार। आज आरणी साहित्य वारिधि के पेज पर भावों की श्रद्धांजलि प्रोग्राम के तहत आज मैं उपस्थित हुई हूँ डॉक्टर माया दुबे भोपाल से। आज इस प्रोग्राम के लिए सबसे पहले मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगी आदरणीय मीनू पांडे जी का, जो निरंतर कुछ न कुछ गतिविधियाँ करती जा रही है। और यह जो कवियों से संबंधित विविध कवियों को भावांजलि देने के लिए शुरू किया गया है, अपने आप में बहुत ही अद्भुत और अच्छा है। आज मैं उपस्थित हुई हूँ जीवन राग के कवि बाबा नागार्जुन के बारे में कुछ अपने मन के भावों को कहने के लिए। बाबा नागार्जुन वैसे तो हिंदी साहित्य में कवियों की एक अथाह परंपरा है और सब एक से एक हैं, लेकिन इन कवियों में बाबा नागार्जुन जो हैं, इनकी जो कविताएं हैं वो जीवन से, जगत से जुड़ी हुई हैं और जीवन राग के कवि हैं नागार्जुन। इनका जन्म जून 1911 ईस्वी में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन तरौनी नामक गांव में हुआ था। पिता ने इनका नाम वैद्यनाथ रखा, जो मैथिल साहित्य में यात्री तथा हिंदी में नागार्जुन के नाम से प्रचलित हुए। घर की महिलाओं ने इनका नाम ठक्कन रखा। जैसे कि हमारे यहाँ परंपरा है कि जब गांव में बच्चे जिंदा नहीं रहते तो उनके लिए लोग घुरफेकन, ठक्कन इस तरह का नाम रखते हैं कि ये बच्चे जो हैं लंबी आयु पाए। तो शायद ऐसा ही सोचकर इनका नागार्जुन तो बाद में नाम हुआ था जब ये बौद्ध में दीक्षित हो गए थे। संध्या पांडे जी का बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है इस मंच पर आप लोग आए। तो आज चर्चा चल रही है भावांजलि के प्रोग्राम में बाबा नागार्जुन का। जहाँ तक प्रश्न है कि हमने जब शुरू में इनकी एक कविता पढ़ी, वो कविता पढ़ने के बाद मुझे अंदर से इतना इसने प्रेरित किया और ये लगा कि कविताएं शब्दों के संगुम्फन या बड़े बड़े जो है अलंकारों के प्रयोग से ही नहीं, बल्कि कविताएं रोजमर्रा के जीवन से उतनी ही सौंदर्यशाली हो सकती हैं जितनी की कविताएं अलंकृत, चमत्कृत होती हैं। वो कविता थी जो हमने शुरू में पढ़ा कि अकाल के बाद की कविता थी। और नागार्जुन जो थे बड़े ही सहृदय थे और बेसिक पूरी तरह से पूर्णतया ग्रामीण मन था। जब उन्होंने अकाल की बात कविता में जब देखा और उसका जो हाल लिखा, उसको देखकर पढ़कर मैं जो है एकदम अंदर से हिल गई कि ऐसा भी माहौल है। उन्होंने लिखा था जब कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूल्हों की भी हालत रही शिकस्त, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद। और ये कविता पढ़ने के बाद मेरे मन में एक उस समय बाल मन था, शौक था। उस समय बचपन में हम लोग जब बनारस में रहते थे तो उस समय पराग, चंपक, सिंहासन, बतीसी सब पढ़ते थे और कोई भी जो कविताएं वगैरह इतना गहराई से नहीं समझ पाते थे प्रसाद जी, निराला जी। लेकिन इस कविता ने
इतना प्रभावित किया। तो हम तब शुरू से ही मैं नागार्जुन की बहुत सारी कविताएं पढ़ डाली और आगे चलकर मेरी बड़ी इच्छा थी कि इन पर हम गहन अध्ययन करें, इसको हम बहुत अच्छे से देखें। तो ये किस तेवर के कवि हैं? देखिए, कवि किस तेवर के हैं कि जीवन से जुड़े हुए जीवन राग के कवि हैं और इनकी रचनाओं में जो है यथार्थ जीवन चारों तरफ से घटित होता है। और उन्होंने सबसे बड़ी बात है एक कवि की, एक प्रतिभाशाली कवि का ये लक्षण है कि वो कभी भी प्रभावित नहीं हुए, न किसी परिस्थितियों से, न किसी नेता से, न किसी अधिकारी से। वो अपने ही धुन में चलते थे। उन्होंने जो देखा, जो महसूस किया, हमेशा यात्राओं के साथ साथ उनको जो भी लगता था, शोषण के खिलाफ आवाज उठाए, दलित के खिलाफ आवाज उठाए। उनके कविताओं में स्त्री विमर्श भी है, उनकी कविताओं में प्रकृति चित्रण भी है, उनकी कविताओं में यथार्थ भी है और उनकी कविताओं में कई वानगी है। हम जब देखते हैं तो उनके अंदर जो संप्रेषणीयता की भावना है, बाबा नागार्जुन जो बातें कहते हैं वह सीधे उनके मुख से निकलकर पाठक के हृदय में उतर जाता है। यही विशेषता बहुत प्रभावित करती है। ये कवि की सार्वकालिक विशेषता है। चाहे बहुत बहुत नमस्कार कुमकुम जी, आदरणीय मीनू जी, सभी लोग जो उपस्थित हैं उनको मेरा सादर अभिवादन। आज हम चर्चा कर रहे हैं, उनको भावों की श्रद्धांजलि दे रहे हैं कवि नागार्जुन को। तो कह रहे हैं कि पाठक के मन तक वैसे ही भावों को पहुंचा देना। कह रहे हैं कि 6 महीने का अकाल, 10 महीने का संकट सभी को दे गई मात। अब की यह 4 दिनों की बरसात, हफ्ता भर डूबे रहे राजेंद्र नगर कंकड़ बाग। धो दिया पुनपुन ने पटना की धरती का सुहाग। हथिया नक्षत्र में सुनेंगे फिर क्या हम बादल राग। गरीब नागरिकों की किस्मत में लग गई आग, सरकार तक मिटा न पाएगी दाग। ये उस जनता की आवाज है, उस गरीब की आवाज है, उस यथार्थ जीवन का है जो बाढ़ से नुकसान हुआ, जो जनता हैरान है। तो उसका उन्होंने बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया। तो बाबा नागार्जुन जो हैं वह भावों के कुशल चितेरे हैं। मनोभाव तो उनके ऐसे उद्धृत करते हैं कि वो अपने भावनाओं को अपने भाषा शब्दों में पिरो लेते हैं। कह रहे हैं कि उनके व्यक्तित्व के बाद उन्होंने कभी निराला को, वैसे तो बाबा नागार्जुन बड़े ही मोहपट और सही को सही, सत्य और खरी खोटी सुनाने वाले थे, लेकिन निराला जी के व्यक्तित्व से बहुत ही प्रभावित थे। उन्होंने कहा, उनके शब्द सुनिए, झांझ और घड़ियाल बजाते, मर्मज्ञों को खूब रिझाते, खूब लजाते। हे औढ़र औघड़ बम भोला, परम प्रबुद्ध महाकवि, वे ही तुमको पागल कहते जो हैं दुष्ट आर्य अनार्य। प्रगतिशील मानवता के हो सूझ बूझ तुम। हम सभी जानते हैं कि अपने जीवन काल में निराला जी को वो सम्मान नहीं मिला। इस बात से कवि नागार्जुन बहुत दुखी थे, बड़े ही व्यथित हैं। और उनकी जो बेबाक वर्णन शैली है, बातों को बिना लाग लपेट के प्रस्तुत करना, ये एक कवि की मूलभूत मौलिक विशेषता है। कवि वही है, कवि मनीषी स्वयंभू परिभू। इसको वो चरितार्थ करते थे, अपनी मन की आंखों से देखते थे, अपने इर्द गिर्द की दुनिया को वो देखते थे। और कवि कह उठते हैं कि झूठ झूठ सुजला सुफला के गीत न हम अब गाएंगे। दाल भात तरकारी जब तक नहीं पेट भर पाएंगे। कहते हैं उस समय नई नई आजादी थी, उन्होंने देखा जो समय, तो उनको लगता था
कि यह जनता जो जन है वह उसको इस बाह्य आडंबर से क्या लेना देना, जब तक कि भर पेट दाल भात तरकारी न मिले। और वो कह उठते हैं कि जब प्रेत का जो बयान नामक उनकी एक कविता है उसमें वो क्या कहते हैं, ओरे प्रेत कड़क कर बोले नरक के मालिक यमराज, सच सच बतला कैसे मरा तू, भूख से अकाल से बुखार काला जार से, पेचिस बदहजमी प्लेग या महामारी से कैसे मरा, सच सच बतला। ये हिम्मत, ये पूछने की साहस, इस तरह की बात बाबा नागार्जुन के ही तेवर में थी। वह कह उठते हैं, उनके शब्दों की वानगी, वो एक एक शब्दों को चुनकर ऐसे रखते थे, ऐसे उसका संयोजन करते थे, और उनके बिंब जो होते थे और प्रतीक और बिंब, उनकी कल्पनाएं अद्भुत थी। न जाने कहां से वो चुन चुन कर शब्दों का संयोजन करते थे। बाबा नागार्जुन सचमुच जीवन राग के कवि हैं। देखिए कहते हैं, खड़ 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 हड़ 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 हड़, कांपा कुछ हाड़ों का मानवीय ढांचा, नचा कर लंबे चमचों सा पंचगुरा हाथ, रूखी पतली किट किट आवाज में प्रेत ने जवाब दिया, महाराज सच सच कहूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। नागरिक हैं हम स्वाधीन भारत के, पूर्णिया जिला है, सुबह बिहार के सिवान पर थाना धमदाहा, बस्ती रुपौली, जाति कायथ, उम्र कुछ अधिक 55 साल की, पेशा से प्राइमरी स्कूल का मास्टर था, किंतु भूख और क्षुधा नाम हो जिसका, ऐसी किसी व्याधि का पता नहीं हमको, रह गए निरुत्तर महामहिम नरकेश्वर। इस तरह की यहाँ पर कवि द्वारा चयनित शब्द, भाव, समाज में फैली विसंगतियां जो हैं अपने आप में जो एकदम अद्भुत, एकदम अलग दृश्य उपस्थित करती हैं। नागार्जुन ऐसे कवि हैं जिन्होंने पूरे जीवन, भले वह गांव से बार बार जाते थे, बौद्ध धर्म में दीक्षित भी हो गए, ये नागार्जुन नाम वहीं से प्राप्त है, लेकिन वह गांव उनके उर में बसता है, वह गांव उनके हृदय में निवास करता है। तरौनी गांव को वह भूल नहीं पाते। ये है देश प्रेम, ये है राष्ट्र प्रेम, ये है अपने जीवन जगत से जुड़ाव। नागार्जुन के काव्य में शोषित वर्ग का बहुत ही अच्छा वर्णन है। कह रहे हैं, वो कहते हैं कि लाख लाख श्रमिकों की गर्दन कौन रहा है रेत, छीन चुका है कौन करोड़ों खेतिहरों के खेत, कौन कहेगा आजादी के बीते 13 साल। आजादी के 13 साल बीतने के बाद भी समाज की जो दशा है, समाज के जो हालात हैं, वो बाबा नागार्जुन उन्हें देखकर दुखी हैं। कवि वही है। कवि का तात्पर्य ये नहीं है कि वह सुंदर सुंदर भावों से युक्त शब्दों को चुन चुन और हमको एक मोती माला में पिरोकर पाठक के समक्ष प्रस्तुत करे। कवि वो है जो देश काल परिस्थितियों को अपनी आँखों से, अपने मन से उनको देखे, उनको चिंतन करे और उसमें सुधार लाने का प्रयास करे। तो कवि वो भी है। तभी कवि को मनीषी और ईश्वर तुल्य माना गया है। तो कह रहे हैं कि जो परिवार हैं जो निरंतर गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हैं, उनको देखकर नागार्जुन बाबा बड़े ही दुखी हो उठते हैं। अर्चना निगम जी हैं जो भी आज यहाँ पर उपस्थित हैं, सबका सादर अभिनंदन है। शुभ संध्या है। हम चर्चा कर रहे हैं बाबा नागार्जुन का। हम सभी परिचित हैं कि बाबा नागार्जुन हिंदी साहित्य के एक अद्भुत, एक विशिष्ट व्यक्तित्व हैं। वैसा व्यक्तित्व बहुत कम होता है
जिसे न तो कोई लालसा है, न ही कोई उसके अंदर इच्छाएं हैं, सिर्फ वो लिखता है, वो लिखते हैं, जो देखते हैं वो लिखते हैं, कोई लाग लपेट नहीं है। कहते हैं मानव तनधारी नरभक्षी बाघों का समुदाय, सिंडिकेट बन बैठा कैसे पता न चलता हाथ, बाघिन सी गुर्राती है गोमुखी अहिंसा गाय, जनता इन छलियों के आगे सदा रही निरुपाय, मानव तनधारी नरभक्षी बाघों का समुदाय। अब ये देखिए, उनको जो उस समय जो ये समुदाय है, जो वर्ग है, जो शोषण कर रहा है, उनको नरभक्षी बाघ ही समझते हैं और कहने लगते हैं, एक कह उठते हैं बाबा नागार्जुन कि एक ही संविधान के नीचे भूख से रिरियाती हुई फैली हथेली का नाम दया है और भूख से तनी हुई मुट्ठी का नाम नक्सलवादी। उन्होंने सबके बारे में कहा, किसी को भी नहीं छोड़ा और शोषकों के स्वार्थ से जनता परेशान है, उनके सहन की सीमा शक्ति खत्म हो रही है, किसी भी दिन विद्रोह कर देंगे। ऐसे विद्रोही भावनाओं से नागार्जुन ने अपनी कविता में अधिकांश स्थल पर व्यक्त किया है। वो एक जगह कह उठते हैं, कब तक तुम यो प्रजातंत्र का भुरता चुका करोगे, कब तक तुम यो जयचंदों को चाकर रखा करोगे, कब तक आंखों पर डालोगे काला चश्मा, कब तक यो हाजन में गुमसुम दो बैठेगा कोई राला, कभी नहीं पूरा होने देंगे तानाशाही के सपने, अपनी जनता का गुस्सा तुम इतनी जल्दी कैसे भूलोगे। तो ये कवि हैं, कवि का तेवर देखिए। और कवि जो है सिर्फ अकेले नहीं है, उनके साथ जन है, गण है, भारत की जनता है, उसकी प्रतिनिधि कर रहे हैं। बाबा नागार्जुन जन जन के प्रतिनिधि कर रहे हैं, इसीलिए वह जीवन राग के कवि हैं, जमीन के कवि हैं, यथार्थ के कवि हैं, भावनाओं के कवि हैं। वो लिखते हैं जो हमारे चारों तरफ फैला हुआ है। और वो कह उठते हैं, मैं न अकेला तुम जैसे तो लाख लाख हैं, कोटि कोटि हैं, यो तो सबका यही हाल है, सभी दुखी हैं, 2% भी नहीं सुखी हैं, कैसे लिखूं शांति पर कविता। बाबा ने खुद अपने मन की बात कह दी कि चारों तरफ समाज में भुखमरी है, चारों तरफ जो परेशानियां हैं, जनता परेशान है, ऐसे में मैं शांति की बात कैसे करूं, प्रेम की बात कैसे करूं, क्यों न मैं वही दिखाऊं जो है। क्योंकि कवि जो है वह युग दृष्टा है, युग सृष्टा है, युग को बनाने वाला भी है। तो कवि जो है अपने कर्म को, कवि कर्म को समझते हैं। और वो फिर से कहते हैं, राजनेताओं को चेतावनी भी देने में नहीं चूकते। इसमें कह उठते हैं कि जन गण मन अधिनायक जय हो, प्रजा विचित्र तुम्हारी, भूख भूख चिल्लाने वाली अशुभ अमंगलकारी है, जमींदार है, साहूकार है, बनिया है, व्यापारी है, अंदर अंदर विकट कसाई, बाहर खद्दर धारी है। उन्होंने जो है राजनीतिज्ञों पर बिल्कुल सटीक कटाक्ष किया। ये आज की समस्या नहीं है, ये स्वतंत्रता के बाद से, जब से देश में लोकतंत्र रहा, लेकिन जन किस तरह से परेशान होता रहा, इस बात को बाबा ने बिल्कुल अपने बिल्कुल खोल के दिल रख दिया है। उषा सक्सेना जी, हंसा जी, सभी लोगों को मेरा सादर नमस्कार, शुभ संध्या। आज हम
बाबा नागार्जुन पर चर्चा कर रहे हैं। उन्हें हम अपने भावों से याद कर रहे हैं, ऐसे महान कवि के बारे में। देखिए, गांधी जी के 3 बंदर कभी कभी बड़ा ही चुटीला व्यंग्य भी करते हैं। नागार्जुन की शैली जो है, उनकी भाषिक शैली, जो उनकी लेखनी है, उसमें व्यंग्यात्मकता भी है। वो बापू के बंदरों पर उन्होंने बड़ी अच्छी कविता एक लिखी है कि बापू के भी ताऊ निकले, तीनों बंदर बापू के, सरल सूत्र उलझाऊ निकले, तीनों बंदर बापू के, सचमुच जीवन दाई निकले, तीनों बंदर बापू के, ज्ञानी निकले ध्यानी निकले, तीनों बंदर बापू के, जल थल गगन बिहारी निकले, तीनों बंदर बापू के, लीला के गिरधारी निकले, तीनों बंदर बापू के। महात्मा गांधी ने तो आम जनता के कष्ट को देखकर अपना कुर्ता छोड़ दिया, लेकिन उनके अनुयायियों ने उनका नाम को ही बेचने लगे। सुंदर व्यंग के माध्यम से शोषण का इतना सुंदर उन्होंने चित्रण किया कि जब कोई एक महान व्यक्ति संसार में आता है तो उसकी जो विचारधाराएं होती हैं, उसके बाद उसके अनुयायी उसमें से कुछ जो स्वार्थी होते हैं उसको दूसरे ढंग से उसको प्रचलित करते हैं। बाबा अच्छी तरह समझ रहे हैं। आखिर तरौनी गांव का गंगा का पानी पिए हैं, नेपाल के बगल में हैं, भला वो कैसे छोड़ दें? उनको तो एक चीज पर कटाक्ष करते हैं, कह रहे हैं उनको अकाल, बूढ़ा, बाढ़, जनता की जो जीवन शैली है वो बहुत ज्यादा उनको करती है। देखिए, उन्होंने एक चित्र खींच दिया है गांव का। जब उनकी कविताओं में उन्होंने गांव का स्कूल, आज भी हम जानते हैं भोपाल महानगर है, लेकिन भोपाल महानगर से थोड़ी दूर पर जाते हैं तो प्राइमरी शालाओं की क्या स्थिति है। तो उस जमाने में आप कल्पना कीजिए, जो गांव के मास्टर, गांव के स्कूल हैं, उनकी क्या होती है। तो गांव के मास्टर और इन बच्चों का पर उन्होंने लिखा है कि घून खाए सहतीरों पर की, 12 खड़ी विधाता बाँचे, फटी भीत है, छत चूती है, आले पर बिस्तुइया नाचे, बरसा कर बच्चों पर मिनट मिनट में 5 तमाचे, दुखरन मास्टर गढ़ते हैं किसी तरह आदम के साचे। अब इससे बढ़िया कोई जो चाक्षुष बिंब उभार दिया कवि ने, हम पाठकों के सामने उस प्राइमरी शाला, दुखरन मास्टर और पूरे चित्र का, हमारे स्वतंत्र भारत के उस शिक्षा व्यवस्था का, जिसमें शायद तब से लेकर आज तक कोई अंतर नहीं आया, लेकिन आज के कवि में इतनी हिम्मत नहीं है। आज का कवि वो लिखेगा जो बिकेगा, जो पुरस्कृत होगा। ये बाबा नागार्जुन नहीं थे, उन्होंने तो वो लिखा कि जो उनको देखा तो कह रहे वे लोहा पीट रहे, तुम मन को पीट रहे हो, वे पत्थर जोड़ रहे हैं, तुम सपने जोड़ रहे हो, उनकी घुटन ठहाकों में घुलती है और तुम्हारी घुटन उन्नीदी घड़ियों में चुभती है। उन्होंने कितना बढ़िया तुलनात्मक बिल्कुल चित्र प्रस्तुत कर दिया कि एक तरफ श्रमिक श्रम में जीवन काट रहा, एक तरफ लोग घड़ी देख देख कर समय बिता रहे हैं कि कैसे ये समय बीते। तो बाबा नागार्जुन जो हैं वो जन कवि हैं, जीवन राग के कवि हैं और जीवन की तमाम विडंबनाएं, जीवन की सारी परेशानियां उनकी आंखों से बच नहीं पाती। वह उनको दिखता है, अकाल दिखता है, भूख दिखता है, मजदूर दिखता है और कह उठते हैं। नागार्जुन चाटुकारिता नहीं करते, न सरकार की, न नेता की, न सत्ता की। इसीलिए वे कहते हैं कि जन कवि हूं, क्यों चाटूंगा मैं थूक तुम्हारी, श्रमिकों पर क्यों चलने दूं बंदूक तुम्हारी। तो ऐसे जन कवि
बाबा नागार्जुन को कूली दिखते हैं, मजदूर दिखते हैं, जीवन जगत की परेशानियां दिखती हैं, और वो कह भी उठते हैं, कहते भी हैं कि कूली मजदूर है, बोझ ढोते हैं, खींचते हैं ठेला, धूल धुआं भाप से पड़ता है सबका पाला, थके मादे जहां तहां हो जाते हैं ढेर, सपने में भी सुनते हैं धरती की धड़कन। अब इससे अधिक जो चित्र कैसे खींचा जा सकता है? कूली जिसका जीवन ही ट्रेनों के आवाजाही और उस रेलवे स्टेशन पर बीत रहा, जहां पर दिन भर धरती माता की मानो एक ट्रेन आती धड़कन चल रही, तो उन्हें तो आदत हो गई है अपने पृथ्वी की, अपनी धरती माता की धड़कनें सुन रहे हैं। ऐसे लोगों को कैसे पता जीवन में कहाँ इतना ज्यादा मधुरता है? जीवन तो उनकी अपनी रोजी रोटी कमाई में ही बीत रही, और ऐसे बाबा नागार्जुन उनके मन के भाव को पकड़ते हैं। तो कहते हैं कि पतित बुद्धिजीवी जमात को आग लगा दो। बाबा बड़े क्रुद्ध भी होते हैं, परिवर्तन की भी बात करते हैं, क्रांति की भी बात करते हैं। उनका मानना है कि ये समाज ऐसे नहीं सुधरेगा, ये इस तरह से आगे नहीं बढ़ेगा। वो ललकारते हैं, कहते हैं पतित बुद्धिजीवी, ऐसे चाटुकार कवियों को, ऐसे बुद्धिजीवी को जो कि अब सब कुछ जानते हुए मौन रखते हैं, या समय की विपरीत धारा में न जाकर उनको वो लिखते हैं जो नहीं है, तो ऐसे लोगों को ललकारते हैं। सीधे कहते हैं कि पतित बुद्धिजीवी जमात को आग लगा दो, वर्ग शत्रु तो ढेर पड़े हैं, उनकी ही लाशों से अब तुम भूमि पातते चलना। मैं न अभी मरने वाला हूँ, मर मर कर जीने वाला हूँ। ये आग है जन की, ये दृढ़ इच्छा शक्ति है जन की, जिसको महसूस किया है नागार्जुन ने अपने अंदर। तो अपने काव्य में उन्होंने शोषण के विरुद्ध आवाज उठाया है। उन्होंने बहुत सारी अपनी भावनाओं को बड़े कई ढंग से प्रकट किया है, और ऐसा नहीं है उनके अंदर प्रकृति का, कह रहे हैं कि ज्यादा कुछ नहीं मांगती, जनता को बहुत कुछ नहीं चाहिए। बाबा कह रहे हैं कि 2 जून की रोटी, उन्होंने शुरू में कह दिया कि भात दाल तरकारी इतना भरपेट मिल जाए और जनता को क्या चाहिए। तो करें अन्न संकट में 80% मुख कुम्हलाए, इन आंखों की चमक कौन फिर वापस लाए। जंतर मंतर में नेहरू की रूह है कैद, पता न चलता क्या काला है क्या सफेद। वो नेहरू को भी नहीं छोड़ते। जब उन्होंने कहा कि भाई जंतर मंतर में बैठे हुए नेताओं को ये पता ही नहीं चल रहा है कि क्या जरूरत है क्या नहीं है, वो तो अपने नियम नीति बना रहे हैं। तो बाबा नागार्जुन जो हैं, वो जो लोक राग के कवि हैं। तो आज हम इतना, एक चीज और है, उपस्थित अनिल कुलश्रेष्ठ जी का सादर नमस्कार, सीमा जी हैं, सीमा शर्मा जी हैं, आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आप लोग आए और आपने यहाँ समय दिए। आज हम बाबा नागार्जुन पर थोड़ी सी चर्चाएं कर रहे हैं, अपने प्रिय कवि को याद कर रहे हैं, कि प्रिय कवि के तेवर से थोड़ा परिचित हो रहे हैं। कि आज हम इतनी बड़ी बातें करते हैं, दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, लेकिन बाबा नागार्जुन से बड़ा कोई स्त्री समर्थक नहीं। उन्होंने गांव की उन स्त्रियों के हक में भी बातें की हैं, उन दलितों की बातें की हैं। उनकी हरिजन गाथा कविता, जो कि उस समय शायद 1977 में लिखी गई थी, वह दलित विमर्श पर बहुत ही बड़ी बात है।
हम जो आज प्रश्न उठाते हैं तो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सारे कवियों ने, चाहे निराला जी थे, निराला जी को बहुत पसंद करते थे, तो निराला जी हों, चाहे उन्होंने कहा वह तोड़ती पत्थर मैंने देखा इलाहाबाद के पथ पर, वह आता दो टूक कलेजे के करता। तो बाबा नागार्जुन ने भी हरिजन गाथा में दलितों की बात की और उन्होंने कहा ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। महसूस करने लगी वो एक अनोखी बेचैनी, एक अपूर्व आकुलता उनकी गर्भकुक्षियों के अंदर। बार बार उठने लगी टीसें, लगाने लगे दौड़ उनके भ्रूण अंदर ही अंदर। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। चकित हुए दोनों वयस्क बुजुर्ग, न तो देखा था नहीं सुना था आज तक। पैदा हुआ है 10 रोज पहले अपनी बिरादरी में, क्या करेगा भला आगे चलकर। राम जी के आसरे जी गया अगर, कौन सी माटी गोड़ेगा, कौन सा ढेला फोड़ेगा। मगह का यह बदनाम इलाका, जाने कैसा सलूक करेगा इस बालक से। पैदा हुआ है बेचारा भूमिहीन बधुआ मजदूरों के घर में। तो ये उनको बहुत दुखी करता है। एक बच्चा, हम सभी जानते हैं कि अगर ईश्वर हमसे यह पूछता पैदा होने से पहले कि आप कहाँ पैदा होंगे, शायद हर आदमी किसी न किसी अमीर घराने में, किसी श्रेष्ठ घर में ही पैदा होने की बात करता ईश्वर से। कोई झुग्गी झोपड़ी और पैदा होते ही उस रोटी के लिए मोहताज नहीं होता। ये बात मथित करती है बाबा नागार्जुन को। कहते हैं कि उस बंधुआ भूमिहीन मजदूर के घर में जो बच्चा पैदा हुआ है, शायद उसे मालूम नहीं कि उसकी किस्मत में क्या है। शब्दों का चयन देखिए, क्या जोतेगा, क्या गोड़ेगा, ढेला फोड़ेगा, मिट्टी के क्या करेगा वो बच्चा। तो ये आक्रोश है, ये सोच है बाबा की अपने लोगों के बीच। तो इस तरह थोड़ी अपने जो है बाबा नागार्जुन जो हैं, हर तरह की, ऐसा नहीं है, उन्होंने प्रकृति के बारे में भी लिखा, उन्होंने स्त्री मुक्ति पर भी लिखा, यथार्थ कविताएं भी लिखी, बहुत तरह का लिखा उन्होंने। देखिए उनका एक कविता लिखा है, उसको हम बताकर, अब समय हो रहा, हमारे सामने एक समय का बंधन है और इतने कम में इतने बड़े बाबा नागार्जुन को हम बिल्कुल छू भी नहीं सकते हैं। तो एक कविता उनकी सुनिए कि सत्य को लकवा मार गया है, वह लंबे काठ की तरह पड़ा रहता है। सारा दिन सारी रात वह फटी फटी आंखों से टुकुर टुकुर ताकता रहता है। सारा दिन सारी रात कोई भी सामने से आए जाए, सत्य की सूनी निगाहों में जरा भी फर्क नहीं पड़ता। पथराई नजरों से वह यूं ही देखता रहेगा, सारा सारा दिन सारी सारी रात। तो ये जो सत्य है, ये समाज का वो सत्य ही है जिसका उन्होंने वर्णन किया है कि सत्य जो है वह आज बिल्कुल निरीह बन गया है, चारों तरफ बोलबाला है उनका। तो उन्होंने कहा प्रणाम में, अब देखिए उन्होंने कहा कि जो नहीं हो सके पूर्ण काम, मैं उनको करता हूँ प्रणाम। कुछ कुंठित और कुछ लक्ष्य भ्रष्ट, जिनके अभिमंत्रित तीर हुए रण की समाप्ति के पहले ही, जो वीर रिक्त तूणीर हुए, उनको प्रणाम उनको प्रणाम। जो छोटी सी नैया लेकर उतरे करने को उदधि पार, मन की मन में ही रही, स्वयं हो गए उसी में निराकार, उनको प्रणाम उनको प्रणाम। तो ऐसे बाबा नागार्जुन को हृदय से हम अपने मन से उन भावों की श्रद्धांजलि देते हैं, उन भावों से नमन करते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे भावी कवियों में बाबा नागार्जुन की वह सत्य कथन, वह यथार्थ बोध, वह सामाजिक चिंतन अगर थोड़ी सी भी आ जाती है तो हम कवि शब्द को सार्थक कर सकते हैं। बहुत बहुत सत सत नमन। और आज उपस्थित सभी लोगों को
मेरा हार्दिक नमस्कार और शुभ संध्या। डॉक्टर मीनू पांडे का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने इतना सुंदर कवियों पर प्रोग्राम शुरू किया है। हम निरंतर सुनते रहेंगे। बहुत बहुत नमस्कार, शुभ संध्या। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।